बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 13 BS फर्स्ट सेमेस्टर। The topic of discussion today is the concept of electromagnetic radiations. Simply, electromagnetic radiations are the source of lights. Light is the type of electromagnetic radiations. From this name, we know that it has the two part, electronic and the magnetic. We can say that the radiations have both electrical and the magnetic vectors. Electromagnetic radiations are simply electromagnetic radiations, यहाँ पे radiations are simply the light which have two vectors, electrical and the magnetic vector. ये vector है, इधर भी vector लिख। Both the vectors are perpendicular to each other. Perpendicular to each other in the direction of movement the propagation of radiations. अगर इसे मैं दिखाना चाहूँ तो फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास बेस लाइन है, रेडिएशन इस साइड पर मूव कर रही हैं, यहाँ से इस साइड पर रेडिएशन मूव कर रही हैं। तो एक जो हमारे पास एक वेक्टर है वो इस तरह मूव कर रहा है। फ़र्ज़ करें ये जो वेक्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिकल वेक्टर है, ई वेक्टर है। तो दूसरा जो वेक्टर होगा उसे मैं इससे बना देता हूँ। दूसरा वेक्टर इसके वर्टिकल होगा, इस तरह को मूव करेगा लाइक दिस। तो ये हमारे पास ये जो मैंने दूसरा वेक्टर बनाया है ये मैग्नेटिक वेक्टर है, एम वेक्टर। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इस तरह ये प्रोपगेट होते हैं, परपेंडिकुलर एक दूसरे के मूव करते रहते हैं। Simply to understand the electromagnetic radiations, we will know about the electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum is the collection of all types of radiations that may be seen by naked eyes or not। यानी कि
आया कि वो विजिबल हैं या इनविजिबल हैं, वो तमाम की तमाम रेडिएशंस हमारे पास मिल के एक हमारे पास वेवलेंथ बनाती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ रीजन बनाती हैं, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर मैं इसकी टाइप्स लिखूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन सी रेडिएशंस पाई जाती हैं, तो नंबर 1 है यहाँ पे गैमा रेज, नंबर 2 एक्स रेज, नंबर 3 हमारे पास यूवी रेज, यूवी विजिबल रेज रेडिएशंस, नंबर 3 विजिबल रेडिएशंस, नंबर 5 IR रेडिएशंस, नंबर 6 माइक्रोवेव, नंबर 7 रेडियो वेव्स। ये हमारे पास कुछ रेडिएशंस है। जो गैमा रे है सबसे ज़्यादा इसकी एनर्जी होती है, इसकी वेवलेंथ कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसकी एनर्जी उससे कम, इसकी कम और कम होती जाती है। एंड पे सबसे कम जो एनर्जी है इसकी है, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है इसकी है, और सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है ये भी रेडियो वेव्स की है। ये थे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम बनाऊं तो इस तरह मैं स्पेक्ट्रम बनाना चाहूँगा। पहले बड़ी वेवलेंथ आती हैं, फिर छोटी होती जाती हैं। इस तरह यहाँ पे दो पैरामीटर इसके दिखाता हूँ आपको। जी, पहला है हमारे पास वेवलेंथ, दूसरा है फ्रीक्वेंसी म्यू। वेवलेंथ हमारी स्टार्ट होती है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा है 10⁻²⁰, फिर यहाँ पे 10⁻18, 10⁻16 एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर हम पहुँचते हैं तो ये 10⁻4 हो जाती है। जो वेवलेंथ है इसकी, ये किस तरह स्टार्ट होगी, इसकी वेवलेंथ 10⁻4 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे 10⁻4 है, 4, 10⁻2 10⁻0 हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी। यहाँ पे 10⁻2 10⁻4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे पहुँचती है ये 10⁻12 तक। इसके अंदर 10⁻1 तक, 10⁻1 यानी कि यहाँ तक, ये जो रीजन है, यहाँ से यहाँ तक जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं रेडियो वेव्स कहते हैं। इससे आगे जो हमारे पास है माइक्रो वेव्स है, इससे आगे IR रीजन है, IR, और यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास हिस्सा है, छोटा सा रीजन है, वो है विजिबल का। इसके बाद आगे UV का है, आगे एक्स रेज, और लास्ट पे ये गैमा रेज एनर्जी इस साइड से इस साइड पे मूव कर रही है, क्योंकि वेवलेंथ बड़ी से कम हो रही है। जिस तरह वेवलेंथ छोटी होती है, फ्रीक्वेंसी भी इसी तरह हमारे पास छोटी होती जाती है, लेकिन एनर्जी
एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ करती जाती है। ये मेरे पास था स्पेक्ट्रम। आज का हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। Mainly, UV visible spectroscopy is the technique in which UV visible region radiations are interact with matter, which may be ions, molecules, or atoms, and get excited. And through this spectroscopy, we can measure or find the concentration of substance in solution, and for little bit we can use it for the knowing about functional groups present in molecules। ज़्यादातर तो ये कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभार हम फंक्शनल ग्रुप को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरह फंक्शनल ग्रुप को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तमाम जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एक डेफिनेट वेवलेंथ ऑब्ज़र्व करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये कार्बोनाइल ग्रुप है तो एक डेफिनेट वेवलेंथ ऑब्ज़र्व करता है, एल्डिहाइड में और करता है, कीटोन में और करेगा। इसी तरह जो हमारे पास प्रोटीन है, फ़र्ज़ करें हमारे पास सैंपल प्रोटीन का है, वहाँ पे पेप्टाइड बांड होता है, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान बांड होता है, तो ये जो बांड है इसकी वेवलेंथ और होगी। अगर ये नाइट्राइल ग्रुप है या साइनाइड ग्रुप है तो इसकी वेवलेंथ और ये ऑब्ज़र्व करेगा। तो हम फंक्शनल ग्रुप को भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है इसकी वेवलेंथ हम और तरह से चेक कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, आमतौर पे हमारे पास यहाँ पे सैंपल होता है, ये सैंपल है, इसके अंदर सब्सटेंस की अमाउंट है। जब रेडिएशन इसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, रेडिएशंस इसके साथ हिट करती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो सैंपल होता है, ये जो मॉलिक्यूल है, एटम है, आयन है, इसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। इस तरह के इसके अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब ये रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं सैंपल के अंदर तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एटम या आयन एक्साइट हो जाते हैं और वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि कितनी वेवलेंथ वाली रेडिएशन उसके अंदर ऑब्ज़र्व हो रही है। अगर स्मॉल वेवलेंथ वाली रेडिएशन ऑब्ज़र्व होती है तो मतलब हाई एनर्जी है, ये स्मॉल वेवलेंथ की ऑब्ज़र्व हुई। हाई एनर्जी है तो हाई एक्साइटेशन हो जाएगी, एक्साइटेशन हो जाती है। ऑब्ज़र्वेंस के बाद एक्साइटेशन हो जाती है, ऑब्जर्प्शन और एक्साइटेशन हो जाती है। इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसकी सबसे बड़ी हो जाएगी वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ बड़ी है जो इसने ऑब्ज़र्व किया, इसकी एक्साइटेशन कम हो जाएगी। इस तरह एक्साइटेशन होती है। जब एक्साइटेशन, जितने मालिक्यूल एक्साइट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस उतना टाइम वहाँ पे उस सैंपल के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका बेसिक थीम था। आगे चलते हैं। इसके अंदर जो आम तौर पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सिर्फ यूवी विजिबल रीजन वाली ही रेडिएशन इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, बट इन यूवी विजिबल स्पेक only UV and visible region radiations can interact with
मैटर के साथ सिर्फ यही इंटरेक्ट कर सकती हैं और वहाँ पे एक्साइटेशन अक्सर होती है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स किस तरह एक्साइटेशन करते हैं। हमें पता है कि जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर 3 तरह के हमारे पास ऑर्बिटल पाए जाते हैं। मैं उनको दिखा देता हूँ। सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। जिनकी लो एनर्जी होती है उसे हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। आप ये पढ़ चुके होंगे डिफरेंट थीरीज़ के अंदर, बॉन्डिंग MOT के अंदर आप पढ़ चुके होंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। और जिनकी एनर्जी हायर होती है उसे सिग्मा स्टेरिक फॉर्म में हम लिखते हैं, तो वो उसे हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। जब एनर्जी ऑब्जर्व होती है तो एक्साइटेशन होती है, एक्साइटेशन, और वो एक्साइटेशन फेवरेबल ट्रांजिशन की फॉर्म में होती हैं, एक्साइटेशन की फॉर्म में होती हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो सकती है, पाई टू पाई स्टार हो सकती है, पाई टू सिग्मा स्टार हो, एंड सॉरी ये तो होती नहीं है, इसे मैं नहीं लिखता, बल्कि ये यहाँ से है, एन टू पाई स्टार हो सकती है, एन टू सिग्मा स्टार हो सकती है, एन टू पाई स्टार हो सकती है। इनको मैं नंबर दे देता हूँ। नंबर 1 है, ये 2 है, 3 और ये 4 है। ये जो ट्रांजिशंस हैं जिसके अंदर सिग्मा टू सिग्मा स्टार या पाई टू पाई स्टार या एन टू सिग्मा स्टार या हमारे पास एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हुई हैं, इन ट्रांजिशन को या हम कह देते हैं 1 2 3 4, जिस तरह मैंने यहाँ पर नंबरिंग दी है, तो ये ट्रांजिशंस फेवरेबल हैं, फेवरेबल ट्रांजिशंस हैं या एक्साइटेशन है, एक्साइटेशंस हैं। तो ये आम तौर पे कंपाउंड के अंदर ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं जब वो अंडर द यूवी विजिबल रेडिएशंस के अंडर हैं, स्ट्राइक कर रही हैं यूवी विजिबल रेडिएशंस। कुछ ऐसी हमारे पास ट्रांजिशंस हैं जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर नहीं देखी जा सकती, जिसके अंदर मैं इसे दिखा देता हूँ। ये नंबर 1 है, ए से मैं इसे ज़ाहिर कर देता हूँ। ये जो है पाई टू एन स्टार, तो ये मैं बी से ज़ाहिर कर देता हूँ। ये जो ए एंड बी है, ए एंड बी ट्रांजिशंस आर कॉल्ड एज नॉन फेवरेबल transitions, and these transition cannot be seen under the UV visible radiations। आगे हम चलते हैं। अगर मैं मेन स्केच के बारे में दिखाऊं आपको कि मेन जो हमारे पास स्केच स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का होता है तो वो किस तरह होता है। सबसे पहले यहाँ पे सोर्स ऑफ रेडिएशन है, यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट है, बल्ब लगा हुआ है, सोर्स ऑफ रेडिएशन है। इससे आगे हमारे पास यहाँ पे मोनोक्रोमैटर होता है जो मोनोक्रोमैटिक लाइट जनरेट करता है। उसके अंदर एक रिफ्रैक्टिंग या स्कैटरिंग हमारे पास प्रिज्म पाया जाता है, ये प्रिज्म है। तो इससे आगे यहाँ से जब लाइट आती है, लाइट मोनोक्रोमैटर के अंदर आती है, सनलाइट है फ़र्ज़ करें, तो ये जब इसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो ये आगे स्कैटर कर देता है, इसे डिफरेंट रीजन के अंदर ये स्कैटर कर देता है। इस तरह प्रिज्म करता है, आपको पता ही है प्रिज्म 7 कलर के अंदर सनलाइट को स्कैटर कर देता है। यहाँ पे आगे फिर एक नैरो बीम है, इसके साथ यहाँ पे चॉपर लगा हुआ है, ये जी चॉपर है, CHOPPER। ये लाइट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है।
यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग मिरर है, आगे यहाँ पे सैंपल चैम्बर है, सैंपल सेल है, यहाँ पे रेफरेंस सेल है। इनके अंदर क्यूवेट रखे हुए हैं जिनके अंदर हमारे पास सैंपल है। ग्लास के बने होते हैं या फ्यूज सिलिका के बने होते हैं। ये क्यूवेट हैं। जब रेडिएशन इसमें से आती हैं, ये रेडिएशन नीचे आती हैं, ऊपर जाती है हाफ, जब इससे पास करती है कुछ अब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ आगे ट्रांसमिट हो जाती है। यहाँ पे फिर आगे रिफ्लेक्टिंग मिरर लगे हुए हैं, इधर भी रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा हुआ है, तो ये उन्हें रिफ्लेक्ट कर देते हैं डिटेक्टर के अंदर। यहाँ पे सुई लगी हुई है डिटेक्टर के अंदर, ये रेडिएशन इसके ऊपर आती हैं और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है, हमें रीडिंग देना स्टार्ट कर देती है। ये डिटेक्टर है, ये सैंपल सेल है, इधर सैंपल सेल, ये रेफरेंस सेल है, रेफरेंस सेल, ये मोनोक्रोमेटर है, मोनोक्रोमेटर है, ये चॉपर हो गया, ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स। देखें जी, यहाँ पे जब रेडिएशंस मोनोक्रोमेटर से आगे जाती हैं, एक सिर्फ सिंगल वेवलेंथ हमने सिलेक्ट की है जो आगे चॉपर से दो हाफ में डिवाइड हो जाती है, और दोनों हाफ जो रेडिएशंस होती हैं वो वेवलेंथ सिमिलर वेवलेंथ की होती हैं। तो आगे एक में वो सैंपल सेल से पास करता है, एक हमारे पास रेफरेंस सेल से पास करता है या स्टैंडर्ड सेल से पास करता है। जब ये पास करते हैं तो कुछ ऑब्जर्व हो जाती है, कुछ आगे ट्रांसमिट हो जाती है। तो हम दो तरह से कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ऑब्जर्वेंस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये रिलायबल मेथड है। ऑब्जर्वेंस से कंसंट्रेशन सैंपल की हम फाइंड आउट करना रिलायबल प्रोसेस है। या हम ट्रांसमिटेंस से जितनी ट्रांसमिट हुई है रेडिएशंस सैंपल से, तो उससे हम देख सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे किस तरह हो जाएगा, अगर ये सैंपल है, ये सैंपल है, 3 रेडिएशंस आई, इसमें से 2 रेडिएशन पास कर गई, मतलब क्या कि एक ऑब्जर्व हुई है, ट्रांसमिटेंस ज़्यादा हो गई है। ये ऑब्जर्वेंस एक की हुई है, 1 ऑब्जर्व हुई है, 2 ट्रांसमिट हो गई हैं रेडिएशन सैंपल से। इसी तरह अगर रेडिएशंस हमारे पास सैंपल से 3 आती हैं, सैंपल से पास करती हैं, एक वहाँ से निकलती है, ट्रांसमिटेंस 1 हो गई है ट्रांसमिटेंस, और ऑब्जर्वेशन जो हो गई है 2 की हो गई है। तो हमारे पास रिलायबल मेथड किस तरह होता है उसको हम देखते हैं। जब हम ट्रांसमिटेंस परसेंटेज ट्रांसमिटेंस से हम सैंपल को चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रांसमिट हुई है रेडिएशन फ्रॉम द सैंपल सेल उसकी इंटेंसिटी आई होती है, फ्रॉम द रेफरेंस सेल उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। तो यहाँ पे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगी, ट्रांसमिटेंस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सैंपल सेल ओवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पासिंग थ्रू द रेफरेंस सेल। तो ये हमारे पास ट्रांसमिटेंस आ जाएगी। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान हम ग्राफ बनाते हैं। इस तरह ग्राफ बनाता है तो यहाँ पे एक कर्व लाइस हमारे पास अपीयरेंस आती है कर्व। इसमें क्या होता है, जब ट्रांसमिटेंस सबसे ज़्यादा होगी, इधर मैं पॉइंट बना देता हूँ थोड़े से, ट्रांसमिटेंस जब सबसे ज़्यादा हुई है यानी कि 2 रेडिएशन पास कर गई हैं, मतलब क्या कि वहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, उस सैंपल के अंदर कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन हमें बता रही है कि यहाँ पे 1 है, कंसंट्रेशन बहुत कम है। जब ट्रांसमिटेंस कम हुई है, इधर देखें यहाँ पे एक ही रेडिएशन पास की है इसने, एक रेडिएशन पास हुई है, 2 रेडिएशन ऑब्जर्व कर लिए हैं, तो मतलब क्या है कि वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही वो रेडिएशन को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन 10 पे चली गई, ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो ट्रांसमिटेंस इसकी कम है, रेडिएशन ट्रांसमिटेंस ज़्यादा है तो रेडिएशन कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाएगी। ये जो ग्राफ है ट्रांसमिटेंस ग्राफ, ये हमारे पास डिफ़िकल्ट होता है टू इंटरप्रेट, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट रिलाई ऑन द ट्रांसमिटेंस कंसंट्रेशन मेजरमेंट। तो हम आगे ऑब्जर्वेंस पे करते हैं।
रिलाय जिस पे हम करते हैं वो है अब्ज़ॉर्बेंस। इसके लिए एक हमारे पास प्रिंसिपल है अब्ज़ॉर्बेंस के लिए। प्रिंसिपल जी, प्रिंसिपल की हम बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल में आता है बीयर्ड लैम्बर्ट बेयर्स लॉ। इसको हम देखते हैं, अगर हम इसका ग्राफ बनाए ना तो अब्ज़ॉर्बेंस का ग्राफ बनाते हैं। परसेंटेज अब्ज़ॉर्बेंस परसेंटेज और कंसंट्रेशन के दरमियान हम ग्राफ बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप इधर आएँ तो ये रेडिएशन यहाँ पे आके कुछ ऑब्ज़र्व होगी। वो जो रेडिएशन ऑब्ज़र्व हुई हैं उसका हम ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं। उसका ग्राफ किस तरह बनता है, हम अब्ज़ॉर्बेंस परसेंटेज लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं, तो हमारे पास एक कर्व इस तरह स्ट्रेट लाइन आती है जिसे हम आसानी से ड्रा कर सकते हैं। जितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी उतना अब्ज़ॉर्बेंस इसको होता जाएगा। ये कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई इस साइड पे तो अब्ज़ॉर्बेंस भी इस साइड पे इसकी इंक्रीज़ हो रही है। इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो इधर अब्ज़ॉर्बेंस इसकी ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा तो अब्ज़ॉर्बेंस ज़्यादा। ये जो हमारे पास ग्राफ है आसानी से हम प्लॉट कर सकते हैं। इसी वजह से हम अब्ज़ॉर्बेंस परसेंटेज कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं। इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। द ग्राफ बिटवीन द अब्ज़ॉर्बेंस percentage of absorbance and concentration called as spectrum, या the graph between the percentage transmittance and the concentration called as spectrums, which can give us the concentration of the sample in the solution. Beard-Lambert law क्या है? According to Beard-Lambert law, the absorbance of radiation always directly proportional to the product of concentration of substance and the length of the sample. यहाँ पे ये क्या है? कंसंट्रेशन है ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर क्या है, और लेंथ ऑफ सैंपल क्या है, सैंपल सेल। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी उतनी ही ऑब्जर्वेंस ज़्यादा होगी, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सब्सटेंस की उतनी ही वहाँ पे ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर एक ये सेल है, एक ये वाला सेल है। इस सेल में एक तो कंसंट्रेशन भी कम है, इसकी लेंथ भी कम है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेंस भी कम होगी। अगर इसे देखें तो रेडिएशन अगर यहाँ से पास होती है तो इसकी लेंथ इतनी लेंथ है, इसमें एक तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी सब्सटेंस की, दूसरा इसकी लेंथ इंक्रीज़ हुई है और लेंथ की इंक्रीज़ होने पे और मज़ीद कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा मालिक्यूल आ जाएंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे 200 मालिक्यूल आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 50 आएंगे। इसकी कंसंट्रेशन और लेंथ कम है, इस वजह से इसके मालिक्यूल भी कम हो गए, कंसंट्रेशन भी कम होगी। इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने कहा है कि ऑब्जर्वेंस, इसमें ऑब्जर्वेंस ज़्यादा होगी, इसमें ऑब्जर्वेंस कम होगी। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेंस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जब ये साइन ख़त्म होगा तो यहाँ पे एक साइन आ जाता है, एप्सिलॉन कहते हैं कंसंट्रेशन एंड द लेंथ। एप्सिलॉन का दूसरा नाम मोलर अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्बेंस या अब्जॉर्प्शन, मोलर अब्जॉर्प्शन है, ये कंसंट्रेशन है। ये जो हमारे पास एक रिलेशनशिप है ये बेयर्ड-लैम्बर्ट लॉ कहलाता है। अकॉर्डिंग टू बेयर्ड-लैम्बर्ट लॉ द अब्जॉर्बेंस ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड द लेंथ ऑफ द सैंपल सेल। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन आसानी से इस इक्वेशन नंबर 1 मैं कह देता हूँ, इसको आसानी से कंसंट्रेशन में फाइंड आउट कर सकता हूँ। किस तरह हो जाएगी? कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू ये जो एप्सिलॉन है और लेंथ है ऑब्जॉर्बेंस की तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ऑब्जॉर्बेंस ओवर एप्सिलॉन इनटू लेंथ। ये जो है एक ऐसी हमारे पास इक्वेशन बनी है जिससे किसी भी सब्सटेंस की हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये था हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।